नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। शर्म अल शेख में ऐतिहासिक समझौता। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की ने गाजा संघर्ष विराम की गारंटी पर किए हस्ताक्षर। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हुए शामिल। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। लालू परिवार की बढ़ी मुश्किल। आईआरसीटीसी स्कैम में अदालत ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ तय किए आरोप। कोर्ट ने कहा, लालू यादव की जानकारी में रची गई साजिश, परिवार को मिला सीधा लाभ, एनडीए ने बोला हमला। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बैठकों का दौर जारी, लेकिन नहीं हो सका सीटों के बंटवारे का फैसला। आरजेडी का दावा, जल्द होगा ऐलान। भाजपा ने कहा, एनडीए पांडवों की तरह एकजुट। पश्चिम बंगाल में बेटियों की सुरक्षा पर भाजपा का ममता सरकार पर हमला जारी। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए दिया धरना। ममता बनर्जी से की इस्तीफे की मांग, कहा टीएमसी हटाओ, बेटी बचाओ। जीएसटी दरों में कटौती के बाद अब लोगों को महंगाई से मिली बड़ी राहत। खुदरा मुद्रास्फीति दर सितंबर में घटकर हुई 1.54%, 8 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंची। जून 2017 के बाद सबसे निचला स्तर। अर्थशास्त्र में नोबेल 2025 का ऐलान। जोएल मोकेर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को पुरस्कार। नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए सम्मान। दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में क्लीन स्वीप से महज 58 रन दूर भारतीय टीम। 121 रन का पीछा करने उतरी टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक बनाए 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन। युद्धग्रस्त गाजा के लिए सोमवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लाल सागर के तटीय शहर शर्म अल शेख में अमेरिका, कतर, मिस्र और टर्की के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जो अमेरिकी मध्यस्थता से बने गाजा संघर्ष विराम की पहली औपचारिक गारंटी है। पीस इन द मिडिल ईस्ट नाम के इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब और मुस्लिम जगत, इजराइल और सभी पड़ोसी देशों के लिए महान दिन बताया। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन रही थी, जो किसी के लिए ठीक नहीं था। पिछले 2 वर्षों से जारी इजराइल हमास युद्ध में लाखों लोग विस्थापित हुए और हजारों लोग मारे गए। ऐसे में यह समझौता शांति की ओर पहला ठोस कदम माना जा रहा है। समारोह में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर सहित 20 से अधिक देशों के नेता मौजूद थे। जहां भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया, वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन सहित अन्य विश्व नेताओं की उपस्थिति में राष्ट्रपति ट्रंप ने दस्तावेज पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए और कहा कि यह मजबूत और स्थायी शांति की ओर पहला कदम है। समझौते के तहत चारों देशों ने गारंटी दी है कि संघर्ष विराम के प्रारंभिक प्रावधानों को लागू और निगरानी में रखा जाएगा। इसमें हमास के कब्जे में बचे सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और इजरायली सेनाओं की चरणबद्ध वापसी शामिल है। मानवीय सहायता गलियारों को भी तत्काल खोलने का निर्णय लिया गया है। यह समझौता राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना का हिस्सा है, जिसकी रूपरेखा इसी महीने पेश की गई थी। 8 अक्टूबर को हमास और इजराइल दोनों ने इसके पहले चरण पर सहमति जताई थी। हालांकि नेतन्याहू और हमास के नेता इस सम्मेलन में मौजूद नहीं थे। मिस्र में आयोजित गाजा पर शांति शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने एक बार फिर मध्य पूर्व में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। सम्मेलन के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मिस्र के राष्ट्रपति
अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात की। कीर्तिवर्धन सिंह ने मिस्र के राष्ट्रपति के साथ अपनी एक फोटो साझा की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मिस्र और भारत एक महत्वपूर्ण और जीवंत रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। शिखर सम्मेलन ने शांति और संवाद के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जंग का समापन का ऐलान कर दिया है। हमास ने सभी जीवित बंधकों को रिहा कर दिया। बंधकों को छोड़े जाने का काम 2 चरणों में पूरा किया गया। पहले 60 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया, फिर कुछ देर बाद 13 और बंधकों को एजेंसी के हवाले कर दिया गया। रेड क्रॉस ने इन्हें इजरायली सेना को सौंप दिया। परिवार वालों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही यरूशलेम में मौजूद थे। उन्होंने पहले रिहा हो चुके बंधकों और उनके परिवारों से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद नेसेट को संबोधित किया और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त प्रधानमंत्री करार दिया। उन्होंने कहा कि उनसे निपटना आसान नहीं है, लेकिन यही बात उन्हें महान बनाती है। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि हमास की क़यादत के 2 कष्टप्रद वर्षों के बाद 20 साहसी बंधक अपने प्रियजनों के पास लौटे हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम लागू होने को ट्रंप ने युद्ध के साथ साथ आतंक और मृत्यु के युग का भी अंत बताया। उन्होंने कहा कि यह इजराइल और उन सभी देशों के लिए एक महान सद्भाव और स्थायी सद्भाव की शुरुआत है, जो जल्द ही एक सचमुच शानदार क्षेत्र बन जाएगा। The skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity. This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. ट्रंप ने 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार को दुखदाई बताते हुए कहा कि हमें अब साथ मिलकर संकल्प लेना है कि ये दोबारा नहीं होने देंगे। इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों के लिए अब संकट का दौर खत्म हो गया है। भविष्य सुखमय होगा और पूरे मध्य पूर्व में शांति का संचार होगा। ट्रंप ने समझौते पर पहुंचने में मदद करने के लिए अरब और मुस्लिम जगत के मध्यस्थों का धन्यवाद किया। I also convey my tremendous appreciation for all of the nations of the Arab and Muslim world that came together to press Hamas to set the hostages free and to send them home. We had a lot of help. We had a lot of help from a lot of people that you wouldn't suspect, and I want to thank them very much for that. It's an incredible triumph for Israel and the world to have all of these nations working together as partners in peace. इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में कहा कि इजरायल ने हमास और ईरान पर अद्भुत जीत हासिल की है। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा दोस्त बताया। Friends, this is only a partial list, but it's enough to affirm what I've said time and again. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. Mr. President, you are committed to this peace. I am committed to this peace. And together, Mr. President, we will achieve this peace. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति समझौते की सराहना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि 2 साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाए रखने के बाद सभी बंधकों की रिहाई का हम स्वागत करते हैं। उनकी आज़ादी उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। हम क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करते हैं।
बिहार में चुनावी गहमागहमी के बीच लालू परिवार के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और साजिश के गंभीर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी जिसे लालू परिवार को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिला। यानी चुनावी मौसम में लालू परिवार की कानूनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भाजपा और JDU इस फैसले को भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं, जबकि RJD और कांग्रेस कह रही है कि यह एक राजनीतिक साजिश है। बिहार में चुनाव की घड़ी, लालू परिवार की मुश्किल बढ़ी, घोटाले के आरोपों से कोर्ट से नहीं मिली राहत, विरोधियों के हमले से बड़ी आफत। ऐसे समय में जब बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली से पटना तक सियासत को गरमा दिया है। तमाम राजनीतिक पंडितों की नजर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पर लगी हुई थी, जहां IRCTC स्कैम में अदालत को लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय करने थे। स्पेशल CBI जज विशाल गोगने की अदालत में लालू परिवार सहित सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप से पहुंच चुके थे। 10:30 बजे के करीब कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि मामले में करप्शन की साजिश रची गई थी और आरोपियों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिला। कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में ही ये साजिश रची गई और उनके परिवार को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। अदालत ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेहद कम कीमत पर जमीन दी गई, जो कि IRCTC के ठेके देने के बदले में दी गई। रिश्वत के रूप में देखा जा सकता है। जज ने कहा कि CBI ने सबूतों की पूरी चेन पेश की है और अदालत को ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि सभी आरोपी एक व्यापक साजिश का हिस्सा थे। कोर्ट ने ये भी कहा कि आरोपियों की दलीलें कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई। कोर्ट ने IPC 420 धोखाधड़ी, IPC 120B आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और धारा 13(1)D सरकारी पद का दुरुपयोग करके अनुचित लाभ प्राप्त करने के तहत ये आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 IPC के तहत ट्रायल चलेगा। आरोप तय होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अदालत में कहा कि वो आरोपों को स्वीकार नहीं करते मुकदमे का सामना करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो कानूनी रूप से मुकदमे का सामना करेंगे। अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार में सियासी माहौल गर्मा गया और लालू परिवार विरोधियों के निशाने पर आ गया। खासतौर पर BJP और JDU ने लालू और तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। लालू प्रसाद जी पर यह आरोप अप्रत्याशित नहीं है और पहली बार नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता सभी लोग भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं और आर्थिक अपराधी हैं, माननीय कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता हैं। ऐसे लोगों पर अगर आरोप लगाया गया है तो यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। विरोधियों के हमले के बाद महागठबंधन लालू परिवार के साथ खड़ा है और NDA पर ही हमला कर रहा है। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, जो धोखाधड़ी करेगा, तो कोर्ट उस पर आरोप तय करेगी ही, उचित फैसला लेगी ही। कानून इस देश का सबसे बड़ा है। राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह
का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है। गौरतलब है कि ये मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे के खानपान से जुड़े ठेके IRCTC के तहत कुछ निजी कंपनियों को दिए गए थे और इसके बदले में लालू परिवार को जमीनों के रूप में फायदा पहुंचाया गया। CBI ने इस केस में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू परिवार समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द ही निर्धारित की जाएगी और अब इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो बिहार में सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में सब सेट तो महागठबंधन है अभी भी लेट। भाजपा, जदयू और सहयोगी दलों ने सीटों का बंटवारा फाइनल कर चुनावी रणभेरी तो बजा दी है। वहीं आरजेडी कांग्रेस के बीच सीटों की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। इधर जन स्वराज पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर मैदान में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर दी है। देखिए बिहार चुनाव का नया समीकरण और सियासी जोड़ घटाव की पूरी कहानी। एनडीए में सब सेट, महागठबंधन अभी लेट, आरजेडी कांग्रेस में फंसा पेच, सीटों के बंटवारे पर जारी है कलेश। बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस बीच एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए के सभी दल चट्टानी एकता के साथ एक साथ हैं। वहीं हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट वितरण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें 6 सीट दी गई है और हम उनसे संतुष्ट हैं। तो वहीं जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि एनडीए के सभी दल पूरी ताकत और समझदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की। हर हालत में एनडीए की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के जो चमत्कारिक नेतृत्व है भारत का और नीतीश कुमार जी का विकास का जो कार्यक्रम है और किसी प्रकार का कदाचार का उन पर आरोप नहीं है। वैसी परिस्थिति में बिहार की जनता और बिहार की जनता के लिए काफ़ी काम भी हुए हैं। एनडीए के सभी घटक दल पूर्ण मुकम्मल समझदारी से पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे सीटों की संख्या की घोषणा हो गई है तो कौन सा सीट कौन पार्टी लड़ेगी यह भी आपको समय पर बता दिया जाएगा। वहीं महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की एक बैठक हुई। बैठक में सभी घटक दल के नेता शामिल हुए। गठबंधन जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा कर सकता है। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने इंडी गठबंधन में अभी तक सीटों पर सहमति नहीं होने पर उसे आड़े हाथों लिया। हम समझते हैं कि जो हमारी स्टैंड थी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ, वो स्टैंड हम लोगों ने क्लियरली रखी और उधर से भी हम लोग को मार्गदर्शन क्लियरली मिली। इसके नीति में खोट हो, निर्णय सही नहीं लेने की क्षमता हो और नेतृत्व में भी कंफ्यूजन हो तो कहीं न कहीं वहां पर हमेशा ठगे जाने का डर होता है और इसीलिए गठबंधन उस रूप से चलता है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार ताल ठोक रही जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। प्रशांत किशोर ने खुद 66 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट का ऐलान किया। इससे पहले 51 उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी की गई थी। आज जो सूची जारी हो रही है और पिछली जो सूची जारी हुई है, आज कुल 66 नाम जारी किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। दूसरे चरण में 22 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। राज्य में मतदान 2 चरणों में
6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा इंडी गठबंधन पर दिए गए एक बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। अय्यर ने इंडी गठबंधन के हालात पर बात की थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंडी गठबंधन के हालात हैं, इससे भाजपा को हराना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु में द्रविड़ ताकतों की मदद के बिना नहीं जीत सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी धरती पर अपने भारत विरोधी बयानों को लेकर विवादों में हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर आरोप लगाया कि यह केवल तथाकथित उच्च जातियों के हित में बनी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ऊंची जातियां सामाजिक व्यवस्था पर हावी हैं, जबकि मध्य और निम्न जातियां आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, पर उनकी परंपराओं और विचारों को शिक्षा प्रणाली में जगह ही नहीं मिली है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में देश की शिक्षा व्यवस्था को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी के कारण भारी नुकसान हुआ है। As a social system, it has upper castes who dominate the social system. Approximately 90% of the Indian population is middle castes and what are called lower castes. And their history, their tradition, their thought system is not included in our education system. Our education system is essentially an education system of the top tier of society. So I would like to include the history, the traditions of our, what we call Adivasis, our tribal people, of our middle castes, of our lower castes in that system. The Indian education system has taken massive damage over the last 10 years because the scientific temper has been destroyed. राहुल गांधी के पेरू में दिए गए बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में देश विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं। भाजपा नेता और आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सत्य कुमार यादव ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी देश से ज्यादा समय विदेश में बिताते हैं और जो नेता सचमुच भारत की मिट्टी, संस्कृति और मूल्यों से जुड़ा होता है, वो विदेशी मंचों से अपने ही देश को नीचा नहीं दिखाता। सत्य कुमार यादव ने कांग्रेस पर जातिगत पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा कि ये वही पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं ने अपने दलित अध्यक्ष सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया था। वही सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गरीब महिला कहकर संबोधित किया और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भी उपेक्षा की थी। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस रोजाना पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले करती है। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दक्षिण अमेरिका यात्रा को लेकर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 15 दिन विदेश में बिताए और अब जब बिहार चुनाव में केवल 3 सप्ताह शेष हैं, तब भी वो गठबंधन और सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के बजाय गुप्त छुट्टी में व्यस्त रहे। मालवीय ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी की प्राथमिकताएं चुनाव से ज्यादा विदेश यात्राएं हैं। अमित मालवीय ने कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मतभेद बरकरार हैं और कांग्रेस अभी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नामित करने से बच रही है। वहीं लालू प्रसाद और उनके परिवार पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस बार बिहार चुनाव में संभावित एक्स फैक्टर के रूप में उभर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुरनूल में आयोजित होने वाले आगामी सुपर जीएसटी सुपर बचत कार्यक्रम और विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले CII साझेदारी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू और पेम्मासनी चंद्रशेखर बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। देश के सबसे बड़े छात्र इनोवेशन मिशन
विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आज आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के 3 लाख से अधिक स्कूलों के कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले 5 करोड़ से अधिक छात्र शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्डथॉन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तकनीक के मजबूत आधार पर ही समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। 2047 तक देश को विकसित और समृद्ध बनाने में योगदान देने के लिए देश भर के स्कूली बच्चे सोमवार को इकट्ठा हुए। मौका था विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और AICTE ने मिलकर किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप स्कूली छात्रों में नवाचार, रचनात्मकता और प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से इस राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत बिल्डथॉन का उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली के 2 स्कूलों, मथुरा रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली कैंट स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय 2 का दौरा भी किया और बिल्डथॉन में हिस्सा ले रहे बच्चों के साथ संवाद किया। बिल्डथॉन 2025 पर विकसित भारत 4 थीम के ऊपर स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और समृद्धि को लेकर लाखों की संख्या में विद्यार्थी भारत की 3 लाख स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ग्रामीण इलाका में, शहर में बैठ के इस आइडिएशन को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के काम पे लगे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। इसी सारे नवाचार की आइडिया से, नवसृजन से भारत विकसित होने वाला है। विकसित भारत बिल्डथॉन में देश भर के 3 लाख से अधिक स्कूलों के कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हुए। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों, आकांक्षी जिलों और जनजातीय इलाकों के बच्चों ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने राष्ट्रीय महत्व के 4 विषयों आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी और समृद्ध भारत की थीम पर प्रोटोटाइप तैयार किए। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया ज़ेफायर साइट, जो स्वदेशी थीम के अंडर आता है। इसमें हमने स्वदेशी थीम इसलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि ये आइडिया सिर्फ इंडिया में ही बना है, इंडियन टेक्नोलॉजी के थ्रू, और इसमें ऑटोमेटिकली सारी अटेंडेंस सिस्टम एंड अगर कोई बच्चे की जो रिपोर्ट होगी वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन सिस्टम के थ्रू हमारे एडमिन्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स को चली जाएंगी। यूज्ड कुकिंग ऑयल है, उसको लोग ऐसे ही बहा देते हैं ड्रेनेज में, जिसकी वजह से क्लॉगिंग होती है और ऑयल स्पिल्स होते हैं। तो हमने उसका एक जुगाड़ निकाला कि हम क्यों ना इसको एक क्लीन बायोडीजल में बना सके और सेल्फ रिलायंट इंडिया बना सके। ऑयल डोनेटर है, वो यहाँ पे अपना फिल आउट कर सकते हैं। जब भी वो फ्री हो हम वहाँ पे जाके उनसे ऑयल कलेक्ट कर सकते हैं। हमने इसमें रिवॉर्ड सिस्टम भी रखा है ताकि वो जो कम्युनिटी है वो एंगेज रहे। विकसित भारत बिल्डथॉन के 1000 विजेताओं को जिला स्तर पर, 100 विजेताओं को राज्य स्तर पर और शीर्ष 10 विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ये पहल स्कूली स्तर पर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। चंद्रशेखर के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। भारत और कनाडा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में आई कड़वाहट को दूर करते हुए एक नई शुरुआत की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने के लिए एक नए रोड मैप पर सहमति बनी है, जिसके तहत व्यापार से लेकर ऊर्जा और तकनीक तक कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। बैठक के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस मुलाकात को दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी बताया, जिसका लक्ष्य सिर्फ रिश्ते सुधारना नहीं बल्कि वैश्विक चुनौतियों से निपटना भी है। पुरानी बातों से आगे बढ़ते हुए भारत कनाडा संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई ये तस्वीरें दोनों देशों के बीच पिघलती बर्फ की गवाही दे रही हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने कनाडाई समकक्ष अनीता आनंद के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसका मुख्य एजेंडा था रिश्तों में विश्वास बहाली और सहयोग का एक नया रोड मैप तैयार करना। India-Canada bilateral relations have been steadily progressing in the last few months. We are working to restore and reinvigorate the mechanisms necessary to advance our partnership. As Prime Minister Modi noted during his meeting with Prime Minister Carney in Kananaskis, India's approach is to move forward
with a positive mindset. दोनों देशों ने सहयोग के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत कई अहम कदम उठाए जाएंगे। सबसे पहले व्यापार और निवेश को गति देने के लिए जल्द ही मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू होगी। इसके साथ ही कनाडा भारत सीईओ फोरम को फिर से शुरू किया जाएगा ताकि व्यापारिक संबंधों को नई दिशा मिल सके। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए मंत्री स्तरीय ऊर्जा संवाद फिर से स्थापित होगा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त समिति को दोबारा सक्रिय किया जाएगा। इस व्यापक रोड मैप पर कनाडाई विदेश मंत्री ने भी संतोष जताया। We have seen from your side and certainly very welcome. I appreciate the words you spoke relating to the security dialogue, which while we elevate the relationship in areas of critical minerals, energy, AI, and climate. कनाडा की विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अनीता आनंद का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी यात्रा से द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति मिली है। पीएम मोदी ने व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग को दोनों देशों की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ दिनों से रिश्तों को सुधारने की कोशिश हो रही है। हाल ही में दोनों देशों ने अपने नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति की है। पिछले महीने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी अपनी कनाडाई समकक्ष नथाली जी ड्रॉइन से मुलाकात की थी। यानी दोनों देश एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद का स्वागत किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कनाडाई विदेश मंत्री से मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा कि भारत और कनाडा के लोगों के बीच संबंधों की मजबूती के लिए अनीता आनंद की प्रतिबद्धता जानकर खुशी हुई। पीयूष गोयल ने लिखा कि ये मुलाकात दोनों देशों के बीच ऊर्जा, तकनीक और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के रास्ते तैयार करने पर केंद्रित है। उन्होंने इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच विश्वास और सम्मान पर आधारित द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक समझौतों की स्थापना के लिए भारत की तत्परता को दोहराया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों पर बात की और कहा कि भारत के साथ बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध है। उन्होंने सांस्कृतिक और खेल के माध्यम से संबंधों के और अच्छा होने की उम्मीद जाहिर की। और हिंदुस्तान के दरमियान तो बहुत देरीना ताल्लुकात है, तारीखी ताल्लुकात है। हिंदुस्तान के साथ हमारा तजारत $1 बिलियन से ऊपर गया। तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हमारा राबिते इक़्तिसादी और सियासी और कल्चर के हवाले से, खेल वगैरह के हवाले से और भी बढ़ जाए। जो अभी इजलास है ये हिंदुस्तान के तजार के साथ है, कारोबारी लोग के साथ है, तो वहाँ अफ़गानिस्तान में बहुत सारे फुर्सतें हैं। गाजा शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक गाजा समझौते के बाद इसे दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने वाला समझौता करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वर्षों की पीड़ा और रक्तपात के बाद गाजा में युद्ध समाप्त हो गया है। And I've heard for years this is the biggest deal, it'll never happen. For years, long before I ran for office, that this is the Middle East. It's the biggest, most complicated deal, and also it's the place that could lead to tremendous problems like World War III. They always talked about World War III would start in the Middle East, and that's not going to happen. We don't want it to start anywhere, actually, but it's not going to happen. So I just want to thank everybody, and I'll see you in a little while, and in particular, thank you all.
महंगाई के मोर्चे पर लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। खुदरा मुद्रास्फीति दर 8 वर्षों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। खुदरा मुद्रास्फीति दर सितंबर में कम होकर 1.54% हो गई है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर में अगस्त के मुकाबले 0.53% की कमी आई है। ये महंगाई का जून 2017 के बाद से सबसे निचला स्तर है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से बताया गया कि खाद्य महंगाई दर सितंबर में -2.28% रही। खाद्य महंगाई दर अगस्त में 0.64% थी। महंगाई दर में कमी की वजह जीएसटी सुधार को माना जा रहा है, जिससे देश में दैनिक उपभोग से लेकर गाड़ियों तक की कीमतों में कमी देखी गई है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने भारत की सरकारी स्वामित्व वाली क्षेत्रीय एयरलाइन अलायंस एयर की ऐतिहासिक पहल फेयर से फुर्सत का उद्घाटन किया। फेयर से फुर्सत का उद्देश्य यात्रियों को उतार चढ़ाव वाले हवाई किराए के तनाव से मुक्ति दिलाना और देश में उड़ान को आसान बनाना है। इस योजना के तहत एयरलाइंस एयर निश्चित किराए में हवाई सुविधा प्रदान करेगी, जो बुकिंग की तिथि पर विचार किए बिना यहां तक कि प्रस्थान के दिन भी स्थिर रहेगा। इस पहल को 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक चुनिंदा मार्गों पर प्रायोगिक आधार पर लागू किया जाएगा, ताकि इसका परिचालन व्यवहार्यता और यात्रियों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जा सके। नीति आयोग ने देश की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मछली पकड़ने वाले बेड़े के तेजी से विस्तार और आधुनिकीकरण तथा बाजार पहुंच के विस्तार का आह्वान किया है। आयोग ने परिचालन को बढ़ाने और निगरानी तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। भारत की ब्लू इकोनॉमी नामक रिपोर्ट ने इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण और अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया है। इसमें यह भी कहा गया कि तकनीक का चुनाव लक्षित प्रजातियों, पोत क्षमताओं और नियामक ढांचों के साथ सावधानीपूर्वक रेखित होना चाहिए, जो टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। We are the member of only one RFMO, which is Indian Ocean, and that RFMO has membership from Europe, from America, and from Asia, everywhere. So others are fishing in the Indian Ocean. We don't even fish in the Indian Ocean. Forget rest of the world. And even in the RFMO of Indian Ocean, I think we are only there for one particular variety of fish, tuna, if I'm not wrong. We don't even, or maybe one more, 2. We don't fish the rest. Here also we have only the permission to fish. We don't have the capability to fish, which is even worse. भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम 2018 में संशोधन किया है, जिससे अब भारतीय बैंकों को श्रीलंका, भूटान और नेपाल के संस्थानों और व्यक्तियों को भारतीय रुपए में ऋण देने की अनुमति मिल गई है। 6 अक्टूबर 2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित यह संशोधन तत्काल रूप से प्रभावी हो गया है। इस फैसले से क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भारतीय रुपये में व्यापार करना आसान होगा। विशेष तौर पर श्रीलंका के लिए यह कदम तरलता संकट कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देने में सहायक माना जा रहा है। यह पहली बार है जब भारत ने अपने विदेशी मुद्रा प्रबंधन ढांचे के तहत पड़ोसी देशों को सीधे रुपये में ऋण की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह के ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं। 12 अक्टूबर तक देश में कुल कर संग्रह 13.92 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.36% अधिक है। अप्रैल से लेकर 12 अक्टूबर तक सरकार द्वारा आयकर दाताओं को जारी किए गए रिफंड में 16% की कमी देखी गई है। रिफंड जारी करने के बाद सरकार के शुद्ध कर संग्रह में 6.33% की बढ़ोतरी हुई है और ये 11,89,000 करोड़ रुपए के स्तर पर रहा। प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी की दरों में
कमी करने के फैसले से ललितपुर के व्यवसायियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कृषि से जुड़े उपकरणों में जीएसटी की दरों में कमी से जहां ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे बड़े उपकरणों की खरीदारी में किसानों ने रुचि दिखाई है, वहीं मध्यम वर्गीय परिवारों द्वारा बड़े टीवी और एयर कंडीशनर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए शोरूम पर भीड़ उमड़ रही है। व्यापारियों का मानना है कि ट्रैक्टर एवं कंबाइन हार्वेस्टर में जहां 30,000 से 2 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दामों में 5,000 से 20,000 रुपए तक की भारी कमी बाजार में, उसकी वजह से बाजार जो है वो गुलजार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी बचत महोत्सव की जो शुरुआत की है, जिसमें काफ़ी चीज़ों की जीएसटी की दर गिराई है। किसानों को जो छूट मिली, छोटे वेरिएंट से आप देखेंगे बड़े वेरिएंट तक जाते हैं तो 25-30 हज़ार से लेकर 55-60 हज़ार तक की छूट किसानों को हमारे मिल रही है। छोटे ट्रैक्टर पे हम देखते हैं 40-50 हज़ार से लेके और लगभग 1 लाख तक बड़े ट्रैक्टर पे छूट मिली है। हमने पिछले साल अभी 7-8 हार्वेस्टर बेचे न्यू हॉलैंड कंपनी के, तो उस पर 1.5 से 2 लाख रुपए की छूट आई है। जीएसटी कम होने के कारण, दिवाली का डिस्काउंट होने के कारण कस्टमर काफ़ी परचेजिंग कर रहा है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के बीकानेर में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों, संतों तथा आध्यात्मिक चेतना के पुरोधाओं ने निरोगी काया को पहला सुख बताया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर प्रदेश में चिकित्सा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गांव और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के रूप में 2 बड़ी सौगातें देश को दी हैं। राजस्थान सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है और भारत सरकार की जो योजना है एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन, उसके तहत इस सीएससी को 44 करोड़ रुपए मिले थे। ये बनकर तैयार थी, आज इसका उद्घाटन हुआ है। आसपास के निवासियों को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल में अच्छे डॉक्टरों की टीम यहाँ डेप्यूट हुई है। नर्सिंग स्टाफ भी मैंने कहा है कि आप अच्छा एक बार लगाना, क्योंकि एरिया थोड़ा जरूरत का भी है। यहाँ हेल्थ की दृष्टि से सीएससी की जरूरत थी। बहुत अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। बीकानेर जिला परिषद सभागार में फ्लिपकार्ट द्वारा आयोजित डिजिटल सक्षमता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे, जहां उन्होंने 278 लखपति दीदियों को 2 करोड़ रुपए के ऋण वितरण चेक भेंट किए। मेघवाल ने बताया कि लखपति दीदी योजना महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में नई गति दे रही है। उन्होंने कहा, जब महिलाएं बड़े सपने देखेंगी तो समाज भी उनके साथ आगे बढ़ेगा। राजीविका के अनुसार अब तक जिले में 23,926 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। फ्लिपकार्ट वाले भी आए हुए थे, डिजिटल इंडिया से इनको जोड़ रहे हैं, इनको मार्केटिंग उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस तरह का जो एक कार्यक्रम है जो महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा और परिवार की इनकम बढ़ाने में भी महिलाओं का जब योगदान होगा तो निश्चित रूप से उनकी इज्जत भी बढ़ेगी और जो डेवलपमेंट होने वाला है वो महिला नेतृत्व करेगी उस डेवलपमेंट का। इस मौके पर राजस्थान सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। डीडी न्यूज से बात करते हुए जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि नागरिकों को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। पहले कानून अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे, उस कानून में कई प्रकार की कमियां थी और उस प्रकार की परिस्थिति के अनुसार वो कानून बने थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने इस पर मंथन किया और मंथन करने के बाद में एक भारतीय संहिता के नाम से एक नए कानून के रूप में एक नया नामाकरण भी दिया है और उस प्रकार के उसमें प्रावधान भी किए हैं। ये इस प्रकार से एक नया कानून दे करके देश की नई पीढ़ी को न्याय देने का काम हमारे देश की सरकार कर रही है। पहले 11,000 एमओ हुए थे और 35 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए के एमओ हुए थे। काफ़ी काम ज़मीन पर उतर चुके हैं, काफ़ी ज़मीन पर उतरने हैं। कर्नाटक में गारंटी योजनाओं को लेकर कांग्रेस के ही विधायक आरवी देशपांडे ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं।
करवार में एक सार्वजनिक सभा में देशपांडे ने योजनाओं को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि गारंटी योजनाएं बोझ बन गई हैं और इनसे विकास की गति धीमी हो गई है। देशपांडे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री अश्वत्थ नारायण ने कहा कि कांग्रेस गारंटी के जरिए सत्ता में आना चाहती थी, लेकिन उन्होंने गारंटी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया। वहीं भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके अपने नेता ऑफ द रिकॉर्ड और खुले तौर पर मानते हैं कि उनकी गारंटी योजना ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। Whatever money has been spent by, I will not talk about the guarantee or anything. See, guarantee they gave without, not with concern. They wanted power. They wanted to come to the power. They just offered guarantees. They have come to the power. They don't implement guarantee also properly, systematically. They think they are doing a favor as though they are paying him from their pocket. They are not doing it properly. Along with this, whatever money, for example, more than 4 lakh crore is the budget. Whatever money has been spent, has not been spent effectively, or the delivery is not happening, a quality education is not been provided. विधायक लोग, ज़्यादा मंत्री लोग इंडिविजुअल डिस्कशन के समय वो लोग एक्सेप्ट करता है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा सीनियर लोग भी सार्वजनिक रूप में भी बात किया, उसका स्टेटमेंट दिया और व्यक्तिगत रूप में भी उन्हें ऐसा स्टेटमेंट दिया है। क्या कहा वो सही कहा है देशपांडे जी, डेवलपमेंट रुका है कर्नाटक में। अबुधाबी स्थित BAPS हिंदू मंदिर में 18 अक्टूबर से भव्य दिवाली समारोह का आयोजन किया जाएगा, जो 20 अक्टूबर को मुख्य उत्सव के साथ संपन्न होगा। इस दौरान BAPS हिंदू मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्ति आयोजन और पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा। उत्सव की शुरुआत धनतेरस से होगी, जिसमें एक ऑनलाइन धन पूजा आयोजित की जाएगी, जिससे परिवार अपने घर से ही भाग लेकर कल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। दिवाली के दिन मंदिर विशेष रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा ताकि वो अपने प्रियजनों के साथ दिव्य आशीर्वाद पा सकें। इस अवसर पर विशेष दिवाली पूजा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए पंजीकरण आवश्यक है। इसके अलावा मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। अन्नकूट उत्सव मनाया जाएगा, जो एक प्राचीन वैदिक परंपरा है। इसके अंतर्गत सैकड़ों शाकाहारी व्यंजन प्रेम पूर्वक तैयार कर कलात्मक रूप से सजाए जाते हैं, जिन्हें भगवान को समर्पित किया जाता है। परम पावन महंत स्वामी महाराज के आध्यात्मिक नेतृत्व में BAPS स्वामीनारायण संस्था संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू फेलोशिप के अंतर्गत मंदिर का संचालन करती है। यह मंदिर विश्व भर में मानवीय मूल्यों, शांति और सहयोग की भावना को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित प्री-COP 30 मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि COP 30 को COP ऑफ अडप्टेशन बनाना चाहिए। एक बार फिर हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि COP 30 को COP ऑफ अडप्टेशन बनना चाहिए, जहां जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जाए ताकि लोगों के जीवन में वास्तविक सुधार लाया जा सके। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी देशों से UAE बेलेम कार्यक्रम के तहत संकेतकों के न्यूनतम पैकेज पर सहमति बनाने और बाकू अनुकूलन रोडमैप के माध्यम से दुनिया को प्रेरक संदेश देने का आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि अब अडप्टेशन के लिए सार्वजनिक वित्त प्रवाह बढ़ाना आवश्यक है और पेरिस समझौते की मौजूदा संरचना को नए तंत्रों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सबरीमाला मंदिर से सोना गायब होने के आरोपों को लेकर अपराध शाखा ने बड़ा कदम उठाया है। मामले में FIR दर्ज करते हुए CPIM नेता A पद्म कुमार, जो कि 2019 में त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष थे,
2 पूर्व बोर्ड सदस्यों और 9 टीडीपी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। इनके खिलाफ चोरी, साजिश और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए हैं। ये मामला अब एक विशेष जांच दल द्वारा जांचा जाएगा। हाईकोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2019 में मंदिर के द्वारपालक मूर्तियों और द्वार के फ्रेम से सोने की परतें हटाई गईं और उन्हें सिर्फ तांबे की प्लेट बताकर चेन्नई की एक कंपनी में फिर से गोल्ड प्लेटिंग के लिए भेजा गया। यह काम प्रायोजक उन्नी कृष्णन पोट्टी के माध्यम से किया गया था। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि इन वस्तुओं पर पहले से ही 1999 में सोने की परत चढ़ाई जा चुकी थी। आरोप है कि पोट्टी ने दोबारा गोल्ड प्लेटिंग के दौरान निकाले गए करीब 474.9 ग्राम सोने को वापस मंदिर को नहीं लौटाया। हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए मामले की आपराधिक जांच के आदेश दिए थे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को मिला है। यह सम्मान उन्हें आर्थिक विकास को समझने में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। उन्होंने इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संबंध पर गहराई से काम किया है। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो गया है। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए जोएल मोकेर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट के नाम की घोषणा हुई है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इकोनॉमी में 2025 के नोबेल की घोषणा की। नोबेल पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के काम के लिए दिया जा रहा है। मोकेर ने ऐतिहासिक स्रोतों का इस्तेमाल निरंतर विकास के सामान्य बनने के कारणों को उजागर करने के लिए किया। अगियन और हॉविट ने निरंतर विकास के पीछे के तंत्र का अध्ययन किया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने अल्फ्रेड नोबेल 2025 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिक्स रिस्क बैंक पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि प्रतिष्ठित पुरस्कार का आधा हिस्सा मोकेर को तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए दिया गया, जबकि दूसरा आधा हिस्सा अगियन और हॉविट को संयुक्त रूप से रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए दिया गया। Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2025 to Joël Moqueur, Northwestern University, USA, Philippe Aghion, Collège de France and INSEAD, France, and London School of Economics, UK, and Peter Howitt, Brown University, USA, for having explained innovation-driven economic growth. नोबेल समिति के अनुसार इन अर्थशास्त्रियों ने ये सामने रखा कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है। तकनीक तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। अकादमी ने कहा, पिछली 2 शताब्दियों में इतिहास में पहली बार दुनिया ने सतत आर्थिक विकास देखा है। इसने बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और हमारी समृद्धि की नींव रखी है। वहीं तीनों अर्थशास्त्रियों की बात की जाए तो जोएल मोकेर संयुक्त राज्य अमेरिका के इनवास्टन स्थित नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि फिलिप अगियन पेरिस स्थित कॉलेज डी फ्रांस और इंसीड तथा ब्रिटेन स्थित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हॉविट संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोविडेंस स्थित ब्राउन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को औपचारिक रूप से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल बैंक ने इसे 1968 में 19वीं सदी के स्वीडिश व्यवसायी और रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शुरू किया था, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। तब से ये पुरस्कार कुल 96 विजेताओं को 56 बार प्रदान किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार समिति ने इन तीनों विद्वानों के नाम की घोषणा करके ये साफ कर दिया है कि उनके आर्थिक मॉडल और विश्लेषण वर्तमान वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को समझने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।
दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज बल्लेबाजों ने दम दिखाया और भारत को 121 रन का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करते हुए भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत जीत से अब सिर्फ 58 रन दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव को मिनी ब्राजील कहा था, तभी खेल के द्रोणाचार्यों को यह आभास हो गया था कि इस छोटे से गांव के फुटबॉल खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। और अब वही खिलाड़ी जर्मनी से विशेष प्रशिक्षण लेकर भारत लौट चुके हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इन खिलाड़ियों ने प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किए। नवनीत सहगल ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि यह पहल नए भारत की खेल प्रतिभा की सच्ची झलक है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन खिलाड़ियों के अनुभव से भारतीय फुटबॉल को नई दिशा मिलेगी और गांव स्तर पर खेलों को बढ़ावा मिलेगा। I'm very happy to meet these kids. It clearly shows the call of the Honorable Prime Minister for every Indian to not only stay fit but perform good in sports wherever they are. And it is a result of one of his interview given to a foreign correspondent, and he mentioned these in his Mann Ki Baat also. And that German club had picked them up and given them training from a very far off area in central India. These fellows, the children have now a feeling that they can compete with anybody else in the world. Honorable Prime Minister is trying to inculcate in every citizen of this country that we must stay fit, not only stay fit but also perform well in sports whichever sports we are. और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।